uh, uh, that have been shared with us earlier as well as here in the chat box. So Jyoti Kalra and others जिनको ये बच्चों को problem है, please leave your number. Like we said, there is a separate program for them. Okay, this program is for 16 years and above. ये 16 साल से ऊपर के लोगों के लिए है. तो बच्चों के लिए अपना नंबर छोड़ के जाइए. Whether it is Jyoti ji or another mother I could see. So do leave your numbers for people who are looking for a cure for their children. Okay. So Swamiji is here. We will take up a few questions. One question which was shared earlier was that is there a connection between asthma and skin problems, respiratory ailments and skin problems? So I'll tell you the connection. Usually you won't find this connection, but yes, there is a connection. What is asthma? First of all, you will have to define asthma in a completely different manner. Only then you'll be able to get the connection. Right. Asthma is basically an intolerance or the lack of tolerance of your body. Lack of tolerance in the body. Suppose somebody wants to push you and you respond back. Your body actually tries not to get pushed. So you apply an opposite force. This application of an opposite force is the tolerance of your body. कोई आपको खींचना चाहता है, आप नहीं खींचना चाहते, तो आप उसको वापस खींचते हैं. ये आपके बॉडी का टॉलरेंस है. It happens on various levels, like seasonal tolerance. सीजन का टॉलरेंस. आपको सीजन जो है आपके बॉडी को एक तरीके से इंपैक्ट कर रहा है. And the body also responds back. If the strength of response is weak, this is called as lack of tolerance. आप कुछ खा रहे हैं, you are eating something, and आपके बॉडी में वो झेल नहीं पा रहा आपका शरीर, because there are certain things which your body is not able to, like milk का intolerance होता है बहुत लोगों के अंदर. तो बॉडी का रिस्पॉन्स जो है ना, जो बॉडी का रिस्पॉन्स है या फिर उसका टॉलरेंस है, वो अच्छा नहीं हो पा रहा. Now, let me tell you, whenever you eat something, you do not eat only what is required by the body. You eat multiple things, out of which there are certain things which are required by the body, and there is a portion which is not required by the body. इसका मतलब क्या हुआ? जब आप भोजन करते हैं तो उसके अंदर एक परसेंटेज होता है जो आपको शरीर के लिए चाहिए, बाकी सब वेस्ट होता है. उस वेस्ट के अंदर एलर्जेंस भी होते हैं. एलर्जेंस भी होते हैं, यानी कि एलर्जी, आपके बॉडी का अगर टॉलरेंस कम है तो बॉडी क्या करेगा? हिस्टामिन रिलीज करेगा उसको नलीफाई करने के लिए. हिस्टामिन रिलीज करता है, एक केमिकल है, एक बायोकेमिकल है आपके बॉडी के अंदर जो हिस्टामिन कहते हैं, वो रिलीज करता है. तो अगर आपका बॉडी का टॉलरेंस कम है तो हिस्टामिन इनटॉलरेंट हो जाता है बॉडी, आपके एलर्जिक रिएक्शन बहुत होंगे. नाउ स्किन की प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू गट, is related to the tolerance of your body. ये बात आप कनेक्ट करो. अस्थमा भी एक तरीके से lack of tolerance है, स्किन इश्यू भी lack of tolerance. It is more connected with allergy, allergic reactions हैं वो. तो इस तरीके से अस्थमा और स्किन का प्रॉब्लम, अस्थमा और एलर्जी एक जगह पे आके कहीं ना कहीं एक ही प्रॉब्लम की वजह से हो रहे, विच इज लैक ऑफ टॉलरेंस. ठीक है ना? तो ये टॉलरेंस जो है ना, पुश बैक जो है ना, इट ऑलवेज हैपन्स, और यू कैन मैप इट और यू कैन नंबर इट विथ हाउ मच यू कैन होल्ड योर ब्रेथ. आपके बॉडी का इनटॉलरेंस कितना है या टॉलरेंस लेवल कितना है, उसको एक्चुअली आप मेजर कर सकते हैं विद द टाइम यू आर एबल टू होल्ड योर ब्रेथ. और वो आप सभी का कम है. अस्थमा तो फंडामेंटली वही है ना, इतना तो समझ में आ सकता. तो व्हाट यू शुड डू टू कम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ लंग इश्यू, अगर आप बोले जिसमें अस्थमा एक है बट कोई भी लंग का इश्यू है, वो प्रॉब्लम बेसिकली है क्या? आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम.
इसीलिए ये प्रॉब्लम किसी मेडिसिन से नहीं जा सकता, गारंटीड, स्टैम्प पेपर पे लिख लो, इट कैनॉट गो विथ एनी मेडिसिन। आपका टॉलरेंस यानी कुंभक कैपेसिटी आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, फिर ये जाएगा, अदरवाइज ये नहीं जा सकता। और कुंभक कैपेसिटी आप जैसे ही बढ़ाते हैं तो आपका हिस्टामिन इंटॉलरेंस भी जो है वो इंप्रूव हो जाता है। दैट मीन्स एलर्जी कंडीशन कम हो जाती है और स्किन का इश्यू रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड। There is a common problem for many people which causes marital discord. It is called snoring. और इसको ठीक करने के लिए a lot of people use machines also. So is it possible to get rid of snoring? How will Kumbhak help in that? स्नोरिंग को ना आप एक प्रॉब्लम के साथ में कनेक्ट करो पहले। सी, I want to say you, I want to tell you that you are more intelligent than what you think about yourself. आप जितना सोचते हैं ना उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है आप। प्रॉब्लम यह है कि आप देख कहां रहे हैं, सिर्फ इतना फर्क है। आपको कोई एक ग्रीको रोमन वर्ड बोल के आपका डिस्ट्रैक्ट कर देता है और आप वही सोचने लग जाते हैं कि अच्छा डॉक्टर कोई ना कोई एक अंग्रेजी वर्ड बोल देगा, बस खत्म। क्या आप में समझ नहीं है इस प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को समझने की? बिल्कुल समझ है, बट यू शुड लुक एट द राइट प्लेस। स्नोरिंग किन लोगों में ज्यादा होता है? जिनका ब्रेथ हेवी होगा ना, आवाज आ रही है सांस की। यू कैन सी दे यू कैन सी मेनी टाइप्स ऑफ पीपल। देयर आर पीपल जिनकी ब्रेथ की आवाज भी नहीं आएगी आपको। अगर आप कुंभक करें कुछ समय तक तो आपकी ब्रेथ की आवाज नहीं आएगी किसी और को। तो आपका जो ब्रेथ लेसनेस, हेवीनेस इन द ब्रेथ है ना, वो खत्म हो जाता है। कुछ लोग हैं जिनका बहुत हेवी आएगा, आप दूर से भी उनकी ब्रेथ की जो सांस की आवाज है उसको आप सुन सकते हैं। तो इसे ना लेबर्ड ब्रीदिंग कहेंगे। लेबर्ड ब्रीदिंग, जोर लगा के सांस लेते हैं। ये कहां से कनेक्टेड है? ये कहां से कनेक्टेड है? आपकी लंग की कैपेसिटी से कनेक्टेड है। जो लेबर्ड ब्रेथ की तरफ में ज्यादा है ना, आपको भी मालूम है कि जिस जिस दिन आप थक जाते हैं, आपके भी खर्राटे आते होंगे, शायद आप नहीं सुन पाते, कोई और सुन पाएगा। नॉर्मली जब आप एनर्जेटिक होते हैं उस दिन खर्राटे कम आएंगे, जब थक जाएंगे तो खर्राटे ज्यादा आएंगे। तो इट हैज अ कनेक्शन विद द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी? मेजरेबल टर्म्स में इसको क्या बोलेंगे? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी। आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम है तो लेबर्ड ब्रीदिंग होगी, उसके बाद स्नोरिंग होगा। ये कनेक्टेड है। आप बॉडी का जो कुंभक कैपेसिटी, जैसे ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कह रहे हैं, उसको आप बढ़ा देंगे, आपकी स्नोरिंग बंद हो जाएगी। सबसे पहली चीज क्या देखेंगे? आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ प्रैक्टिस, 3 to 6 months इट टेक्स, ज्यादातर लोगों के लिए, फॉर मैक्सिमम पीपल क्या होगा? उनका स्नोरिंग कम हो जाएगा। मगर उस तरीके से देखने के बजाय ऐसे देखो कि आपके बॉडी में एनर्जी ज्यादा फील होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा फील होगा, आपकी ब्रेथ की जो ब्रीदिंग होगा वो इजी हो जाए, वो ना आरामदेह हो जाएगा, और धीरे धीरे करके उसकी सांस कम आने लग जाए, आवाज कम आने लग जाएगी सांस की। तो क्या करना पड़ेगा? क्या ये कनेक्शन है? क्या आपको अपने बॉडी का फंडामेंटल, जिसे हम कहते हैं लंग की कैपेसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, इसीलिए षडांग प्रतिष्ठा कह रहे हैं हम, 6 बेसिक बलर्स और स्ट्रेंथ हम इसमें बढ़ा रहे हैं। 6 बेसिक बल है। तो स्नोरिंग अगर आपको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? कुंभक करना पड़ेगा। मशीन से नहीं जाता स्नोरिंग। आपको लगेगा थोड़ा आराम, और ज्यादा अगर ऑक्सीजन इनटेक पे ज्यादा ध्यान देंगे तो हार्ट अटैक आने ही वाला है, चिंता मत करो। छुटकारा तो मिल ही जाएगा बहुत जल्दी। क्या चाहिए आपको? ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक खतरनाक होता है शरीर के लिए। जितना ऑक्सीजन होगा उतना ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा, है ना? टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे आपकी बॉडी, ऑक्सीडेटिव टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे आपके शरीर में, उतना स्ट्रोक का चांस बढ़ेगा, खून का थक्का जमने का चांस हो जाता है ना। खून जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही उसमें क्लॉटिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं ना, और क्लॉटिंग के कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक दोनों होते हैं। अगर आप थोड़ा नंबर करें गूगल,
सॉरी, ये वी करने पे ना ये बलून निकलने लग जाते हैं। सो अगर आप थोड़ा गूगल में नंबर देखें तो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक किस तेजी से बढ़ रहा है, शायद आप हैरान हो जाएंगे। तो कई चीजें हैं जिसका कि, है ना, एक्सपेरिमेंट चल रहा है पूरा पूरा का पूरा, जिसे हम एलोपैथी कहते हैं। इट्स एन एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। देर इज नो साइंस इन इट, साइंस आज तक प्रूव नहीं। एक्सपेरिमेंट है तो देखो, डेथ रेट तो बढ़ रहा है, प्रॉब्लम तो बढ़ रहे हैं। 100 साल में एक भी बंदा ठीक नहीं हुआ, प्रूफ तो देखो ना। 100 साल में एक भी एस्थमेटिक ठीक हुआ है? हाँ, 100 साल में एक भी डायबिटीज ठीक हुआ है? ब्लड प्रेशर का मरीज ठीक हुआ है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन ठीक हुआ है एक का भी? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हुआ है? कोई भी ठीक नहीं। सो प्रोटोकॉल के रूप में कुंभक को आना चाहिए इस वक्त में, तभी आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी, वरना कोई चांस नहीं। आप ये खुद भी देख सकते हैं आसपास में, डेटा को देख सकते हैं, ह्यूमन क्वालिटी को, लाइफ की क्वालिटी को देख सकते हैं, मेंटल इश्यूज देख सकते हैं आसपास में, और इस तरीके की बीमारियों का बढ़ना भी देख सकते हैं। सो यू विल हैव टू एम्पावर योर बॉडी, देयर इज नो अदर चांस। देयर इज नो। स्वामी जी, रिलेटेड क्वेश्चन कि आप बोल रहे हैं ज्यादा ऑक्सीजन से हार्म होता है बॉडी, राइट? बट बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जो अलग अलग रेस्पिरेटरी एलिमेंट से सफर करते हैं, जो ब्रेथलेस होते हैं, तो हॉस्पिटल भी चले जाते हैं, तो वहां पे उन्हें बताया जाता है आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, विच इज वाई दे हैव डिफिकल्टी और दे आर अफ्रेड टू इवन कट डाउन देयर ऑक्सीजन सपोर्ट. So would you say anything on this? डू यू वांट दैट एवरी पर्सन ऑन द अर्थ गेट्स इनटू ऑक्सीजन सपोर्ट? क्या आप ये चाह रहे हैं? इफ यू आर सेइंग दिस, आप ये चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन सपोर्ट जरूरी है, यानी बचपन से लेके अब लगा दो ना, वही मास्क बना दो ना, हेलमेट के साथ में एक मास्क बना दो, पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा देते हैं। दिस इज द लाइफ वी वांट टू गो टूवर्ड्स। क्या 200 साल पहले ऑक्सीजन कोई लेता था? क्या ऑक्सीजन कैपेसिटी, एक्चुअली प्रॉब्लम कहां पे है आप वो नहीं देख रहे। टेस्ट किया, ऑक्सीजन लेवल कम है, मगर ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो गई ना आपकी बॉडी की। वो बाहर से ऑक्सीजन देने से बढ़ जाएगा क्या? बाहर से ऑक्सीजन देने से आप सुपर ह्यूमन बन जाएंगे क्या? आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्या? अपाहिज हो जाएंगे आप ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पांव कमजोर है, तो मैं तो व्हील चेयर पे ही चलना चाहिए मुझे जिंदगी भर। क्या ये सॉल्यूशन आप देना चाहते हैं? क्योंकि आप चलेंगे तभी पांव मजबूत होंगे। अगर व्हील चेयर पे रखेंगे तो पांव मजबूत होने का चांस ही नहीं है। ऑक्सीजन सपोर्ट पे आएंगे तो आपके लंग का इंप्रूवमेंट का चांस ही नहीं है, आपके एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी का चांस ही नहीं है। आपने अपाहिज बना दिया अपने आप को। क्या अपाहिज बनना एक सोल्यूशन हो सकता? क्या ये सोल्यूशन होना चाहिए? क्या किसी को ये बात बोलना भी चाहिए? फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप ले लें सपोर्ट, समझ में आता है, बट देन यू वर्क अपॉन ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी। बलों पे काम करना चाहिए ना आपको, ताकि आप कुछ समय बाद में आपको उसकी जरूरत ना पड़े। कोरोना के टाइम पे हमने कुंभक करवाया लोगों को, और कई लोगों ने बताया कि हमको वेंटिलेटर मिला नहीं, बट कुंभक के कारण हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचे नहीं गया, सही रहा। तो आपको नहीं करना चाहिए कुंभक, वेंटिलेटर टांग के रखना चाहिए। मतलब क्या सॉल्यूशन क्या ढूंढ रहे हैं आप? फंडामेंटल फ्लॉ तो देखो ना जो नैरेटिव है उसके अंदर। आप फंडामेंटल फ्लॉ, मूलभूत गलती तो देखो कि जो करंट डिस्पेंसेशन एक नैरेटिव बनाता है कि आपको जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो सकता, आपका डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता, आपका अस्थमा ठीक नहीं हो सकता। क्या ये बोलना क्रिमिनल नहीं है? आपकी दवाई से ठीक नहीं हो सकता ये बोलो ना। इसका मतलब है 1000 साल पहले तो हमारे पूर्वज सारे के सारे, उससे पहले ही मर जाना चाहिए था उनको तो, क्योंकि उनके पास ना तो कोई मेडिसिन था, ना तो कोई वेंटिलेटर था, ना तो कोई और चीज थी। आप अगर आज जिंदा हैं तो मान के चलिए, दवाई खाने के बाद अगर आपके शरीर ने आपको जिंदा रखा हुआ है तो अपने शरीर को थोड़ा शाबाशी दे लीजिए।
विथ सो मच ऑफ अ टॉर्चर, अगर आज अभी जिंदा हैं तो ये आपकी शरीर की करामात है. दिस इज अ मैजिकल बॉडी विच हैज स्टिल केप्ट यू अलाइव. ऑब्वियसली नॉट इन अ हेल्दी कंडीशन, क्योंकि आपने हेल्थ के लिए तो कोई काम किया ही नहीं. तो आज शुरू नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ ठीक नहीं होने वाली. आज आप जो मैं बोल रहा हूं वो आपको नहीं समझ में आ रहा या नहीं समझना चाह रहे, तो 2 साल बाद में, 5 साल, 10 साल के बाद में यही बातें बाकी लोग भी बोल रहे होंगे. पर आपकी लाइफ तो इस हद तक भी खराब हो सकती है ना कि रिपेयर ना किया जा सके फिर उसको. सो यू आर इंटेलिजेंट पीपल, आप लोग समझदार लोग हैं, हर चीज समझ सकते हैं, मगर उसको समझने की कोशिश कीजिए. नॉट विथ योर एजुकेशन, विथ योर इंटेलिजेंस. अपनी बुद्धि से समझिए कि ये जो नैरेटिव है कि ऑक्सीजन तो देना ही चाहिए, ये नैरेटिव कमाई का तरीका ही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता. क्योंकि आपको अपाहिज बना के, अच्छी बात है ना, हॉस्पिटल ज्यादा खोल देते हैं, हर गली में एक हॉस्पिटल ही खोल देते हैं ना. आप लोग घर में क्यों रहते हो, हॉस्पिटल में ही रहो ना. क्योंकि यही तो होने वाला है कि आपको ये वेंटिलेटर चाहिए, अब आपको ये ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए, अब आपको नेबुलाइजर का सपोर्ट चाहिए, अब आपको ये चाहिए वो चाहिए, 50 तरीके की फालतू की चीजें जो इंसान खुद भी कर सकता है. कहते हैं नहीं नहीं, आपको नहीं, हॉस्पिटल आना पड़ेगा, नर्सिंग होम आना पड़ेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे. आपको सोचना पड़ेगा क्या, इसका क्या मतलब है. आपको हेल्दी बनाया जा रहा है, बीमार बनाया जा रहा है. तो आप हेल्दी, अब छोड़िए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया में कोई भी नहीं लेने वाला. कम से कम इस बात को समझो. ना घर वाले लेने वाले हैं. क्यों, घर वाले तो जानते नहीं है, बोलेंगे डॉक्टर के पास जाओ. डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपकी हालत खराब होगी तो, मुझे बता दीजिए कितने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. हॉस्पिटल लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट लेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, WHO लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अमेरिका बहादुर लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी. उसका नैरेटिव आप अपने शरीर पे डालते हो जो. आपका शरीर के अलावा कोई नहीं लेगा. अपने शरीर को एम्पावर करो, आपकी लाइफ अच्छी होगी, वरना तो कोई स्कोप नहीं है, चांस नहीं है. आज समझिए, 2 साल बाद समझिए, 10 साल बाद समझिए. समझना आपको यही है कि ठीक तो आपका शरीर ही करेगा, और तो कोई करेगा नहीं. I have no problems except runny nose, sneezing and itching. तो क्या शडांग मुझे इसमें हेल्प करेगा? हाँ, थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन है ना ये, थोड़ा एलर्जिक रिएक्शन. तो ये तो एक्चुअली एलर्जी इस वक्त में कम या ज्यादा लेवल पे, अलग अलग लेवल पे हर एक इंसान को है, हर एक इंसान को. क्योंकि आप ये पहले देखो कि किसी का भी गट माइक्रोबायोटा सेट नहीं है, हो ही नहीं सकता. आप कुछ भी खा लो, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक कुछ भी खाओ, कुछ ये नहीं होने वाला. क्योंकि व्हाट यू आर कंज्यूमिंग इज सो ड्रास्टिकली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर बॉडी इज डिजाइन फॉर, है ना. तो एलर्जी कम से कम टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, उससे नुकसान कम होगा. धीरे धीरे करके हम ऐसे ऑप्शंस के साथ में आ रहे हैं जिससे कि वी कैन फुली रीसेट. देयर आर सर्टेन ऑप्शंस, पर उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए हमको, है ना. पृथ्वी से अगर हम प्राण सत्व निकाल सकेंगे ना, और वो अगर हम अपनी बॉडी में डालेंगे तभी ये रीसेट होगा. वरना तो आप कुछ भी करा लो, डिटॉक्स करा लो, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक ले लो, फिर भी ये कुछ समय के लिए रहेगा, फिर खराब. अभी ऑप्शन नहीं है. बट यस, टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो अगर 70 साल के लोग हैं और 15-20 साल से उन्हें प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट इज ILD, COPD एक्सेट्रा, क्या वो भी ठीक हो सकते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नीलम ओबराय. अजय जी, आई टेक योर क्वेश्चन जस्ट आफ्टर. एक बात आप समझिए, इफ यू लुक एट योर एंसेस्टर्स, है ना, आप उन्हीं की संतानें हैं ना. कई बार आपको बोला जाता है तो जेनेटिक है, जेनेटिक होते तो फिर मतलब आपके पूर्वज तो कब के खत्म हो गए होते. ठीक है ना, उनको तो प्रॉब्लम नहीं था. अच्छा, उनको अगर आप थोड़ा सा कहानियों में भी सुनते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि 70 ईयर्स एज बहुत ज्यादा एज है? जस्ट 3-4 जनरेशन बैक बहुत ज्यादा एज नहीं होते. मोर ओवर,
You must have heard stories about people who were healthy till their death. डेथ तक हेल्दी थे, ऐसे हमारे पूर्वज बहुत हैं। इसका मतलब तो ये बनता है कि आपकी बॉडी हेल्थ के लिए डिजाइन हुआ है और ये किसी भी एज में अपने आप को ठीक रखना चाहती है। सो 70, 80, 90 आप किसी भी टाइम पीरियड में अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। दिस इज 100% गारंटी। अब आप 70 साल की उम्र में 16 साल के बनना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, है ना। ये भी एक वेस्टर्न आइडिया घुस रहा है कहीं ना कहीं कि भाई हमारी एज को ही खत्म कर दो, बायोलॉजिकल एज ही कुंभक करेंगे तो बायोलॉजिकल एज कम आ जाएगी। बट एजिंग प्रोसेस ग्रेसफुल होना चाहिए, है ना। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी भी एज में, दैट यू कैन इंश्योर। 80, 90 आप बहुत इंडिपेंडेंट रह के ग्रेसफुली एग्जिट कर रहे हैं, दैट कैन बी इंश्योर। बट अभी देखो, मुझे बता दीजिए, आपने कोई डेथ ऐसा देखा है, घर में डेथ देखा है कहीं पिछले 15 से 20 साल में? ज्यादातर हॉस्पिटल में डेथ देखा है आपने। वी आर इंश्योरिंग दैट वी डू नॉट लिव अ हेल्दी लाइफ, हेल्दी ओल्ड एज। ये इंश्योर किया जा रहा है, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा। बट जिस तरीके से हम ह्यूमन बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं, हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी ओल्ड एज जो है हॉस्पिटल में जाएगी, आपकी डेथ हॉस्पिटल में ही होगी। सो जन्म का ठेका भी लेना है, डेथ का भी ठेका लेना है, इन बिटवीन आपको हेल्दी भी नहीं रखना, इन बिटवीन आपकी कमाई का भी ठेका लेना है कि आपकी कमाई भी खानी है। व्हाट अ वंडरफुल बिजनेस मॉडल, एवरीबडी शुड अप्रिशिएट इट ना। क्या कमाल का बिजनेस मॉडल है। मगर आपकी लाइफ तो खराब हो गई। आपकी लाइफ तो खराब हो गई जी। तो कुछ भी करिए, अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना आपकी जिम्मेदारी है, और ये किसी भी एज में हो। प्रवीण जी, कुंभक या ब्रेथ होल्ड कितनी देर तक कर सकते हैं, करना चाहिए? ये ब्रेथ होल्ड देखो, ब्रेथ होल्ड करना केवल ब्रेथ होल्ड नहीं है। ब्रेथ के टर्म्स में हम कुंभक को इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि ये आसान हो जाता है समझना। क्या आपको याददाश्त रखी हुई है आपने अपने अंदर? बहुत सारी याददाश्त होंगी ना आपकी लाइफ की, कहां रखी हुई है आपने? उसको होल्ड कहां किया है? होल्ड वो कुंभक है आपके पूरे सिस्टम में, वो हेल्ड है। कुंभक कर रहे हैं आप, प्राण को होल्ड किया है ना आपने। एक लाइफ टाइम होगी ना, उसके बाद प्राण निकल जाते हैं। क्या कहते हैं, प्राण पखेरु उड़ गए, तो आपने पकड़ के रखा हुआ है प्राण को। आप कुंभक कर रहे हैं, आप कुंभक कर रहे हैं। आप जो कोई एक्शन करते हैं आप कुंभक के बगैर कर ही नहीं सकते। शरीर भी हिलाना है तो कुंभक करना ही पड़ेगा। आप ध्यान नहीं दे रहे कि वो कुंभक होता है। चेयर से भी उठना है तो क्या किया, सांस रोक ली थोड़ी सी। सांस रोकने की टर्म्स में इसलिए डिफाइन कर रहे हैं ताकि आसानी हो जाए समझने में कि कोई भी एक्शन जो है वो कुंभक के जरिए ही होता है, और उसको मैनिपुलेट करने में भी आसानी है। सांस को अगर हम नंबर देते हैं, इनहेलेशन इतने काउंट, होल्ड इतना काउंट, एक्सहेलेशन इतना काउंट, तो अलग अलग ऑर्गन अलग अलग जगह पे असर करता। तो ये ब्रेथ होल्ड का कंपटीशन नहीं है, पहली बात समझो। ये ब्रेथ होल्ड का कोई कंपटीशन नहीं, ये फॉर्मूला है जिसमें इनहेलेशन का भी नंबर आएगा, होल्ड का भी नंबर आएगा, एक्सहेलेशन का भी नंबर आएगा। उसके बाद जरूरी है तो उसके बाद भी होल्ड होगा। उसके बाद में ये सारे नंबर्स किस तरीके से, कितने राउंड होने हैं, किस पोजीशन में होने हैं, कहां फोकस करके होने हैं, ये बहुत टेक्निकल है। 100 साल कुंभक पे रिसर्च होगा ना, तब भी आप कुंभक को पूरा नहीं समझ पाए। 100 साल के रिसर्च में भी नहीं समझ पाएंगे, ये इतना बड़ा आयाम लाइफ का फंडामेंटली कुंभक है। तो ये आयुर्वेद का हिस्सा है जो कि गायब हो गया। अभी कुंभक का नाम केवल योग पद्धति में आपको या योग कलाचार में आपको मिलेगा, मगर वो तो मुक्ति के लिए है, वो तो समाधि के लिए, मोक्ष के लिए। आयुर्वेद वाला पार्ट हम सिखा रहे हैं। सो कुंभक जो है वो वात कंट्रोल करने का, यानी प्रेशर को अरेंज करने का, एक तरीके से प्रेशर इकोसिस्टम को ठीक करने का तरीका। वो अलग अलग फॉर्मूला आपकी कैपेसिटी के हिसाब से हम आपको देते हैं, है ना। वो फॉर्मूला आपको पहले देते हैं। तो इसलिए प्राण शक्ति डायग्नोसिस क्या है, आप उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे, आपके ब्रेथ की एक कुंडली बनेगी,
तब हमें पता चलेगा कि भाई कौन सा फैक्टर कमजोर है, उसके हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे, है ना। तो कुंभक कोई ब्रेथ होल्ड का कंपटीशन नहीं, ब्रेथ होल्ड को हमने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया आपको कुंभक या एफर्ट या लाइफ को समझाने के लिए, या आपके बॉडी की कैपेसिटी को समझाने के लिए। लेकिन ये कस्टमाइजेबल है, कस्टमाइज किया जाता है, आपको डायग्नोज किया जाता है, उसके बाद नंबर आपके सेट किए जाते हैं, नंबर ऑफ राउंड सेट किए जाते हैं, तब सेट किया जाता है। तो ये इतना हवा में बात करने वाली चीज नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और इस पे बहुत रिसर्च करने की जरूरत है, और ये ह्यूमैनिटी को एम्पावर करने का आज के दिन में एकमात्र तरीका है, ये भी मैं आपको बता दूं। Abhijit, there are people who have come looking for help for the children, 6-year-old, 10-year-old. We have asked them to leave their numbers for the program that you have designed for children. But they want to hear from you that can children outgrow asthma with Kumbhak? Can they practice Kumbhak, 6-year-old kids? Yeah. चिल नहीं, 6 ईयर तो नहीं लेंगे हम, 8 साल से ऊपर के लेंगे, 8 ईयर्स एंड अबव हम लेंगे, 6 ईयर्स को फिर भी नहीं लेंगे, 8 ईयर्स एटलीस्ट एक आइडेंटिटी उसका बनना शुरू हो जाए बच्चे का, उसके बाद हम लेना शुरू करेंगे। अदरवाइज वी विल बी प्लेइंग विथ नेचर, दैट आई विल नॉट डू। ठीक है, वो मैं नहीं करूंगा, किसी हालत में नहीं करूंगा। तो 8 साल के ऊपर, लेकिन लेकिन कैन वी गिव सम सपोर्ट टू चिल्ड्रन और किड्स हु आर लेस देन 8? यस वी कैन, वी आर थिंकिंग अबाउट इट, वी आर कमिंग अप विथ प्रोडक्ट्स जो कि उनको दिया जा सकता है जिससे उनकी कंडीशन ठीक हो। तो स्टे इन टच विथ अस, नंबर छोड़ दीजिए, और आपको किसी के साथ में कनेक्ट कराया जाएगा, स्टे इन टच। तो ये प्रोडक्ट जैसे ही आते हैं तो हम आपको बताएंगे और भी एडवाइस करेंगे, क्योंकि अस्थमा के केसेस में कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे रस औषधि होती हैं, वो बच्चों को भी दी जा सकती हैं, तो वो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। तो ऐसे हम भी एक क्या कहते हैं, ऐसे लोगों का एक आर्काइव क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आपको बोल सकेंगे अच्छा इनका कुछ काम है इसके ऊपर, तो उनसे कंसल्ट कर लीजिए, और आप भी करिए ऐसा। रस औषधि या फिर सिद्ध वैद्य अभी तो बहुत कम रह गए हैं, तो मगर उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में वो लोग कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इसमें बहुत रिलीफ मिलता है। यस, 8 साल के बाद कुंभक प्रैक्टिस बच्चों को जरूर करवाना चाहिए, उससे क्या होगा, बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। एक उम्र दराज इंसान जितनी स्पीड से रिकवर करता है ना, रिवर्स करता है, उससे बहुत फास्ट होता है बच्चों में। समटाइम्स यू विल सी कि एक बच्चा एस्थमेटिक है और प्यूबर्टी के एज के बाद में वो उसका ठीक हो गया, ऐसा भी होता है। सो बहुत ज्यादा चिंता करने की बजाय, है ना, मेक योर किड्स मोर एक्टिव, वो पंचभूतों के साथ में उनको थोड़ा टच में लाइए, मिट्टी के साथ में, हवा के साथ में, नेचर के साथ में उनको थोड़ा ज्यादा, और बॉडी एक्टिविटी जितना करेंगे ना उतना ज्यादा उनकी बॉडी में ना रिकवरी रिकवरी होगी, रिकवरी ही नहीं, क्यों नहीं, उनको ग्रोथ होते होते उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बच्चों को बचाने की जगह ना उनको थोड़ा एक्सपोज करो, नेचर के एलिमेंट से थोड़ा एक्सपोज करो, उनको थोड़ा पुश कीजिए, है ना, उनको पुश कीजिए अपने बैरियर्स को तोड़ने के लिए। जितना बच्चा एक्टिविटी करेगा बॉडी का, जितना नेचर में जाएगा, उतना उसका रिकवरी का चांस होता है। वो तो करना ही चाहिए, कुछ बाहर से सपोर्ट दे सकते हैं। बाकी 8 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको कुंभक करेंगे तो उसके टैलेंट्स भी बहुत डेवलप होंगे, आगे चल के रिस्क कम हो जाएगा। मेटाबॉलिक जो डिजीज हैं जैसे डायबिटीज हो गया, ये तो थायराइड हो गया, कैंसर हो, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज तो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया। तो हमने तो बहुत ही हालत, बच्चों में क्यों हो रहा है, पहले बात तो क्वेश्चन ये भी करना चाहिए ना हमको, समवेयर वी आर रिस्पॉन्सिबल, कि अगर एक छोटे बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है तो हम रिस्पॉन्सिबल, तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सो वील हैव टू थिंक अबाउट मेनी अदर थिंग्स, मेनी अदर वेज ऑफ हैंडलिंग हेल्थ। केवल दवाई खा के हेल्थ आज तक तो हुआ नहीं 100 साल में, तो क्या वेट कर रहे हैं हम। Thank you, Swamiji. Those were the questions that we had. I think Malkeet Kaur Sidhu wants to join hands with us. So, ma'am, please leave your number so that we can speak to you separately.
Malkeet Kaur Sindhu. So those are the questions that we've had. Swamiji, thank you for taking out time and answering questions.